हाँ, इस लेक्चर में हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसके बारे में वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी की, और हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ लियो तो एक बार फिजिक्स की नोटबुक मैंने अभी सर से पूछा, सर ने बोला हाँ सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा दिया गया, तो एक बार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिजिक्स की कॉपी से रिवाइज कर लोगे अभी के अभी। और थोड़ा बहुत हम लास्ट में बता दें कि कैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, वाइब्रेशनल कैसे निकालते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, फार्मूला दे देंगे उसका। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज इस सेकंड लेक्चर में। तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी, अब हमको ये पता है कि यार जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होता है। हीट कैपेसिटी होता है कि हमको पता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, है ना। किसी भी वो सब्सटेंस को आप अगर हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के केस में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। फेज ट्रांजिशन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे H2O लिक्विड जब H2O गैस बन रहा होता है, लिक्विड और गैस जब इक्विलिब्रियम में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टाइम कुछ हीट अगर तुम दे रहे होगे तो उससे टेम्परेचर राइज नहीं होता है ना, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, बाकी हर केस में अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज होगा सब्सटेंस का। तो हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं किससे, सी से। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, देखो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity. Definition वो लिख लिए, एक बार और बोल दें। Amount of heat required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity. ठीक है, तो बेसिकली हीट कैपेसिटी को C से वो डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू dQ बाई dt, या इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज टेम्परेचर में हुआ। ओके, उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, यूनिट्स क्या होगा बताओ। हीट का वो यूनिट क्या होता है, जूल, है ना, और टेम्परेचर का जो भी वो यूनिट होगा केल्विन, तो जूल पर केल्विन, यानी ऐसे लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। या अगर हम वो कैलोरी में बात करें, हीट का वो यूनिट कैलोरी भी हो सकता है, तो कैलोरी पर वो केल्विन भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर अगर हम इसको सेल्सियस में बात करें कि टेम्परेचर अगर हम वो सेल्सियस में वो ले लो तो क्या हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये इसके यूनिट्स हो सकते हैं, है ना। यूनिट्स के बारे में बात करें तो ये ऊपर में हीट का यूनिट जूल और नीचे में केल्विन, तो जूल पर केल्विन। या अगर ये कैलोरी में लोगे, ये केल्विन है तो कैलोरी पर केल्विन, ये अगर जूल और ये डिग्री सेल्सियस तो जूल डिग्री सेल्सियस में, और ये कैलोरी ये डिग्री सेल्सियस तो कैलोरी डिग्री सेल्सियस में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तो पता ही है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक, अब इसमें दूसरा चीज़ देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी एस से डिनोट करते हैं, किससे, सी एस से। ये क्या होता है, कल बताए थे इसका डेफिनेशन, अब बताओ अगर याद आ रहा हो तो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as specific heat capacity। कल ही बताए थे इसका डिफिनेशन। तो CS इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जो भी आपका हीट कैपेसिटी है वो लिख दोगे अपॉन में मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना मास को तुम हीट करना चाह रहे हो, मास ऑफ द सब्सटेंस, उससे डिवाइड कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका यूनिट्स की अगर बात करें, यूनिट्स की बात करें तो क्या होगा यूनिट्स, और ये सी क्या है, दिस इज dQ बाई dt, है ना, हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो सी क्या है, हीट कैपेसिटी,
और हीट कैपेसिटी का वो क्या होता है यूनिट, जूल पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन तो होगा ही, अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, इसका जो यूनिट होता है मास का वो क्या होता है, ग्राम केजी जो भी है ना, तो जूल पर वो केल्विन पर केजी भी बोल सकते हैं, या फिर अदर वो यूनिट्स की बात करें तो जूल पर केल्विन पर ग्राम भी बोल सकते हैं, है ना, पर ग्राम, या कैलोरी में अगर बोले तो कैलोरी पर वो केल्विन पर केजी बोल सकते हो, या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम बोल सकते हो, है ना, ढेर सारा उसका यूनिट्स तुम बोल सकते हो। ठीक है, जनरली जो यूनिट्स हम लोग लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो इसमें होता है जूल पर केल्विन पर ग्राम या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम में तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है। क्लियर, तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल और इसका फॉर्मूला। तीसरा जो हीट कैपेसिटी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं cm से, किससे, cm से। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, एक मोल सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, यानी एक मोल सब्सटेंस को कितना हीट चाहिए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जा सके या 1 केल्विन से बढ़ाया जा सके, है ना, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो लिख लो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as molar heat capacity, is called as molar heat capacity। अगर नहीं सुन पाए तो थोड़ा सा वीडियो को वो पीछे कर दो 10 से 20 सेकेंड, फिर से सुन के लिख लोगे, है ना। Cm इज इक्वल टू होता है C अपॉन N, वेयर N इज क्या होता है, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और C क्या है, C है हीट कैपेसिटी, डी क्यू बाई डी टी, है ना, इसको हम लोग डेल्टा क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं ना, अब क्वेश्चन कराएंगे तो दिखाएंगे उसमें। नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सी एम इज इक्वल टू, इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सी का वो यूनिट क्या था, सी का यूनिट था जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, और नीचे में मोल तो पर मोल, जूल पर केल्विन के पर मोल, या फिर कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बहुत जगह इसको पहले लिख देता है ऐसे, जूल पर मोल कर पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये लिख देता है ना, तो घबराना नहीं है, यही चीज़ है। ठीक है, तो इसके यूनिट्स हो गए, मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट्स। अब मोलर हीट कैपेसिटी जो है, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो दो में डिवाइड होता है, एक को बोला जाता है Cp, एक को बोला जाता है Cv। ठीक है, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको एग्जैक्टली पता है कि वो किस तरह दिखाया जाता है, सी वी और यहाँ एम भी लिखा जाता है, कि एम से मतलब मोलर लगे, है ना, सी वी एम, और इसको वो क्या दिखाया जाता है, सी पी एम। तो इसका एग्जैक्ट तो ऐसे दिखाया जाता है, सी पी एम मोलर हीट कैपेसिटी, एम से मोलर और पी से एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जो भी आपकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगी उसको हम लोग सी पी एम बोलेंगे या सी पी बोलेंगे, और इसको CV बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, CV। अब क्लियर है CP और CV क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं, CP और CV मोलर हीट कैपेसिटी हुए एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो CP बोल देते हैं, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम एक मोल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से बढ़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर वो काम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं CP। अब देखो बेसिकली CP एंड CV सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए 1 होते हैं, है ना, CP और CV सॉलिड और वो लिक्विड के लिए कितना होता है, 1 होते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, और CP और CV, ओह सॉरी क्या बोल दी, CP एंड CV जो सॉलिड और वो लिक्विड के लिए होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, लेकिन गैस के लिए फॉर आइडियल गैस की अगर हम बात करें, आइडियल गैस के लिए
एक रिलेशन डिफाइन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर बोल रहे हैं, मोलर मतलब एक मोल की बात हो रही है। और सी वी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और इस आर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस आर को ये भी बोलते हैं वर्क डन पर केल्विन पर मोल। वर्क डन पर केल्विन पर मोल, इस आर को क्या बोलते हैं? वर्क डन पर केल्विन पर मोल। तो एक क्वेश्चन शायद नीट में पूछा था कि सी पी माइनस सी वी क्या, सी पी और वो सी वी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? वर्क डन पर मोल पर केल्विन पर मोल, है ना। और आर का जो यूनिट होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। वर्क डन का यूनिट हो गया जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। क्योंकि सीपी का जो यूनिट है वो भी तो यही होता है। सीपी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी का भी वो यूनिट देखोगे तो देखोगे जूल पर केल्विन पर मोल होता है। सीवी का भी उतना ही होगा। तो दोनों का डिफरेंस का भी जो यूनिट होगा वो भी तो यही होगा ना, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हम बोलते हैं। अब इसी में तुमको क्या करना है, एक एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, तुमको एक रिलेशन याद है। अब यहाँ से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू अगर आर वो लिख रहे हो, और एक रिलेशन सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक जो भी हम लिखवाए थे याद करो, या के टी जी में तो फिजिक्स में भी लिखवाया गया होगा कि क्या होता है उसका सी पी मोनो एटॉमिक गैस का, डायटॉमिक गैस का, ट्रायटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस का सी पी और सी वी क्या होता है, जाके फिर से रिवीजन कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, कल के लेक्चर से वो आना शुरू हो जाएगा। तो आज हम आपको बोल दे रहे हैं कि ज़रूर जाके उसको याद कर लेना। लिखवाया तो याद कर लो। गैस स्टेट में वो मैंने बताया था ना, गैस स्टेट में बताया था तुमको, केटीजी में वापस से वो फिजिक्स में बताया गया है, और वापस से अभी वो फिर से आने वाला है। और पहले बोल दिए थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जो कि एक तो हलवा चैप्टर है। दूसरी बात कि एक बार पढ़ो और दो दो बार मजे लो, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, है ना। और कल हम बता देंगे कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स से, बस उतना ही। वो साइन कन्वेंशन वर्क डन का इसमें अलग होता है, उसमें अलग होता है, बस और कुछ भी नहीं। बाकी जो भी उधर पढ़ रहे हो वो यहाँ पढ़ रहे हो। 2 क्वेश्चन तुम्हें केमिस्ट्री में आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन तुम एडवांस के लगा सकते हो, और कुछ है भी नहीं सेम। तो तुम्हारे ऊपर है भाई कि इसको अच्छा बनाना है कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लो। जो जो होमवर्क बोल रहे हैं वो करो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ना है, और तुमको क्या बोले हैं, सी पी सी वी का रिलेशन मोनो एटॉमिक डायटॉमिक के लिए क्या होता है उसको लर्न कर लो आज। कल उसका बहुत यूज़ है, बहुत मतलब खतरनाक, मतलब हर क्वेश्चन में आएगा सी पी सी वी। सी पी क्या है, सी वी क्या है, सी पी क्या है, सी वी क्या है, हर क्वेश्चन। मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, ठीक है। तो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम बोले तो बोल सकते हैं गामा इंटू सी वी लिख सकते हैं। सी पी को, सी वी इधर आ जाएगा तो गामा इंटू सी वी। अब अगर इस रिलेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो सी पी के जगह गामा सी वी पुट कर दें, और सी वी की जगह सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ से सी वी हम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर, यानी सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। इसी तरह से अगर तुम सी पी को लिखते, यहाँ से जैसे तुमने सी पी लिखा ना, गामा सी वी, अगर तुम सी वी लिखते तो क्या लिखते, सी वी इज इक्वल टू वो लिख सकते सी पी बाई गामा। और फिर से इस सी वी को, सी पी माइनस गामा, इस सी वी को इस रिलेशन में पुट करते तो तुमको एक और रिलेशन आता सी पी का, एंड दैट इज़ वो होता गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। एक मिनट, दिख नहीं रहा है तो ये लो। तो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जिसको कहते हैं ना बैकबोन। तो यही सी पी और सी वी के रिलेशंस हैं जो बैकबोन है। और कौन से बैकबोन है, मोनो डाई ट्राइएटॉमिक के लिए सी पी और सी वी की वैल्यू बताएं क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। वो दिया नहीं रहेगा सी पी और सी वी, और वो याद नहीं होगा तो फिर उसके सवाल नहीं होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो आपको ये सारे रिलेशंस और वो वाला फिर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार हो जाएगा, नीट में भी 4 सवाल फिक्स हो जाएगा, 2 फिजिक्स से 2 केमिस्ट्री से 4 सवाल हो जाएगा। और एडवांस में तो कोई ठीक ही नहीं है, एडवांस में तो कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स से ही 5-7 सवाल पूछ देता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। केमिस्ट्री से बात कर रहे हैं, और वही सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी करता है।
तो सोच लो यार, 10-12 सवाल तुम्हारे ऊपर है, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बता चुके हैं। चैप्टर एकदम ईजी है, अगर आज के होमवर्क आज कर लो तो। अगर तुम इसको 2 दिन बाद करना चाहे गलती से भी, तो फिर ये रुला सकता है ये चैप्टर, है ना। डरवा नहीं रहे हैं, एक्चुअली बता रहे हैं, कर लो, ईजी है, आज के आज कर लो, है ना। ओके, वेरी गुड। अब थोड़े बहुत जो, अगर वो यूनिट्स का रिलेशन का बात करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.184 जूल, या इसी को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं, 4.2 जूल, है ना। उसके बाद 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू था 101.3 जूल। लीटर एटमॉस्फेयर से जूल में डायरेक्ट वो कन्वर्जन 101.3 जूल, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं 1 लीटर एटमॉस्फेयर, इसको ऐसे लिख दो, लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, अगर कैलोरी में बात करें तो इधर 24.2 कैलोरी। ये एक एनर्जी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगा आगे तुमको, है ना, लीटर एटमॉस्फेयर से तुम डायरेक्ट। और अगर लीटर बार की बात करो, 1 लीटर बार, एटमॉस्फेयर की जगह अगर बार यूनिट हो तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, चलो एक क्वेश्चन कर लो तो। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम 100 केल्विन टू 200 केल्विन इफ़ इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ 1.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, वो कभी कभी तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह ना सिर्फ हीट कैपेसिटी लिख देगा, सिर्फ हीट कैपेसिटी लिख देगा। लेकिन तुमको ध्यान रखना यूनिट से, यूनिट की देखो ना, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वो किसका होता था यूनिट बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, है ना। तो हम उसको लिखते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C/m लिखते थे, और C क्या होता था, C होता था dQ/dt। ठीक है, तो CS को हम वो लिख सकते हैं 1/m dQ/dt, यानी अगर CS इज इक्वल टू 1/m dQ/dt लिख सकते हैं, तो dQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CS इंटू m dt लिख सकते हैं ना, देखो तो। ठीक है, तुम लोग ऐसा सवाल फिजिक्स में किए होगे वैसे। अब हो सकता है वहाँ पे CS को C ही बोलते होगे लेके चलते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो लेके चल। अगर तुम्हें पता है कि तुम C को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो तो ठीक है, DQ इज इक्वल टू C MC डेल्टा T बोलते हो तो चलो चलेगा, क्योंकि तुमको पता है कि C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और बहुत जगह तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी भी दिया रहेगा, तो वो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि उसका यूनिट देखो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, चलो करो इस क्वेश्चन को, तो पॉज कर लो, करो। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर आप ही बता दो, तो वो देख लो, टाइम वेस्ट क्यों करना ज़्यादा। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। ये एक वो समझ में आ गया ना, DQ इज इक्वल टू CS m डेल्टा T क्यों लिखे हैं यहाँ से। चलो ओके, मास दिया है 10 ग्राम, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई DQ इज इक्वल टू MC dt होगा, C बोल रहे हैं चाहे CS बोल रहे हैं, चलो MCS dt। ठीक, अब इसको अगर इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो DQ तो Q बन जाएगा, M और CS कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और dt का इंटीग्रेशन। अब dt का इंटीग्रेशन तो T होगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो 100 से 200, 100 से 200। अब यहाँ पर क्या है, तुमको चेंज दिया हुआ है कि 100 से 200 केल्विन जाना है, तो 100 से 200 केल्विन में चेंज वो कितने का होगा, 200 माइनस 100 केल्विन का टेम्परेचर में चेंज आया। तो इस तरह इंटीग्रेशन वो ना लिख के तुम डायरेक्ट यहाँ पर dt चेंज लिख देते, कितने का है, 100 का, तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, अब मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दिया 1.2 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा बताओ, 1200। अब ये Q है हीट, और हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का वो यूनिट क्या होगा, इस बार कैलोरी में होगा। क्यों, क्योंकि तुमने हीट कैपेसिटी किस में लिया है, कैलोरी में लिया, तो एनर्जी जो आएगा हीट एनर्जी वो भी किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। बात समझे, तो ये फर्स्ट का आंसर था, जब तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट दिया था। सेकंड क्वेश्चन में देखो सॉरी, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो तुमको जो हीट कैपेसिटी है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो एक फंक्शन दे दिया है टी का।
तो अगर एक फंक्शन दे दिया है टी का तो वहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन वो लगाने की जरूरत वो नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डी हमको चेंज इन टेम्परेचर पता है, 100 से 200 गया तो 200 माइनस 100 कर दिए। लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो है वो खुद एक टेम्परेचर का फंक्शन है। तो फिर से हमको इक्वेशन लिखना ये कि भाई डी क्यू इज इक्वल टू एम सी एस या सी एस एम डी टी, है ना। यहाँ से अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू सी एस क्या दिया हुआ है, सी एस दिया है 1 + 2t, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इनटू एम तो बाहर ले लेंगे, मास कितना है 10 ग्राम, है ना, और डी टी। अब इंटीग्रेट वो कर सकते हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, है ना। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो 100 से 200, 100 से 200, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट वो कर लो, इधर आ जाएगा q, और आपका इधर तो 10 बाहर है, 1 + 2t का इंटीग्रेशन वो कैसे करेंगे, इसको dt × 1, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और 2t का इंटीग्रेशन 2 × t²/2, 2 कट जाएगा तो t², और इसका जो वो लिमिट होगा वो क्या, 100 लोअर लिमिट और 200 हायर लिमिट। अब पुट कर सकते हो आराम से, इतना तो आता ही है, फिजिक्स में तुम लोग बहुत कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्यू का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी किया होगा, तो एक रिवाइज टाइप का हो गया, ठीक है। चलो हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे इंटरनल एनर्जी की। अच्छा, इससे पहले थोड़ा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना सिखाए थे, निकालने बताए हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 टाइप्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। एक कौन कौन, ट्रांसलेशनल, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कौन सा बताओ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3n के बराबर होती है, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स। मान लो अगर पूछा जाए भाई O2 का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो O2 का कितना होगा 3 × 2, क्योंकि ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स 2, यानी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, है ना। उसके बाद O3 का पूछा जाए, O3 का टोटल डिग्री ऑफ वो फ्रीडम कितना होगा 3 × 3, क्योंकि n क्या है, वो नंबर ऑफ एटम्स इन O3 3 है, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n के बराबर होता है, हमेशा 3n के बराबर होता है, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसका 2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल, और अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो अब अगर तुम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिए, तुमको निकालना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कैसे निकालेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तुमको क्या पता है भाई, तुमको पता है भाई टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये तुमको पता है ये कितना होता है 3n होता है, ओके। ट्रांसलेशनल भी तुमको पता है 3 होता है, रोटेशनल भी तुमको पता है 2 केस में कि एक में 2 होता है, एक में 3 होता है। तो अगर मान लो हम अगर केस लेते हैं लीनियर का, तो लीनियर में ये रोटेशनल कितना हो जाएगा 2, ठीक, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालना है, तो ये 3n हो गया, ये +5 इधर ले आओ तो -5, दिस इज इक्वल टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, किसके लिए, फॉर लीनियर के लिए, क्योंकि लीनियर के लिए तुमने रोटेशनल 2 लिया है ना। उसी तरह अगर वो सपोज करो कि मॉलिक्यूल तुम्हारा नॉन लीनियर होता, उसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते, मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर होता तो उसके लिए कैसे निकालते वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, ट्रांसलेशनल तो 3 होता ही है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है नॉन लीनियर के लिए 3, और प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को निकालना है, इसका मतलब 3n, 3 + 6 -6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो 3n-6 किसके लिए होगा? नॉन लीनियर के लिए। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 और 3n-6 हो सकता है। 3n-5 किसके लिए होगा? 3n-5 होगा लीनियर के लिए और 3n-6 होगा नॉन लीनियर के लिए। क्लियर? तो ये आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक बार रिवाइज कर लोगे। देखो होमवर्क इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतने सारे फार्मूलाज हैं, पहले एक बार अच्छे से याद हो जाए फिर होमवर्क देना। कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आज जो मैंने काम बोले ना, अगर वो कर लिए तो कल के क्वेश्चन में इतना मज़ा आएगा कि तुम सोचोगे यार कुछ है ही नहीं। तो आज का होमवर्क ही यही सब है कि सारे फार्मूला CP, CV, डायटोमिक, मोनो एटॉमिक, उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फार्मूला, वो सब है ना, वो सब बस याद कर लो, रिवाइज कर लो एक बार। और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया ऑलरेडी फिजिक्स में, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन कराया और निकल गए ना। चलो बाकी और भी करोगे जब क्वेश्चन देंगे तो। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरनल एनर्जी। हेडिंग दो, इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग फिर से बोल रहे हैं, या तो E से या तो U से डिनोट करेंगे। इतनी बार बता चुके हैं कि कन्फ्यूज़न का नाम ही नहीं होना चाहिए, या तो E से या तो U से इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले लिखेंगे जो भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम का होता है ना, वो बेसिकली एसोसिएटेड होता है कि जो भी सिस्टम है उसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मान लो हम इस कंटेनर में गैस है सपोज, है ना। अब इस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो गैस की इंटरनल एनर्जी जो जुड़ी है वो इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स से जुड़ी है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स से जुड़ी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जितनी एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, जितनी एनर्जी मतलब किस किस टाइप की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आपका हो गया ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितने टाइप्स की एनर्जी इन एटम्स की है सबको जोड़ दो तो वो इस गैस का इंटरनल एनर्जी आ जाता है। और इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। KTG में हमने पढ़ा था, है ना। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, है ना। ज़्यादातर उसका जो आता है इंटरनल एनर्जी का, जो भी क्या बोलते हैं, जो मेन फैक्टर होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तुम्हारा हो गया रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के चलते, काइनेटिक के चलते और ट्रांसलेशन के चलते, तो इनको जोड़कर ये सब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वाज द सोल फंक्शन, वाज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब देखो मान लो तुम इसका टेम्परेचर सपोज बढ़ा दिए तो क्या इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बोल सकते हैं हम, पहली बात। दूसरी बात, मान लो अगर तुम गैस लिए, मान लो ये जो गैस था इसमें मान लो 20 एटम्स थे, ठीक है। अब इसी गैस का हमने एक बड़े से कंटेनर में लिया जिसमें कि 40 एटम है, 40 एटम है सपोज। तो अब बताओ किसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, इस वाली गैस की या इस वाली गैस की? ऑब्वियसली बात है इस वाली गैस की। जब भाई 20 एटम की एनर्जी उतनी होगी तो 40 की तो ज़्यादा ही होगी ना इंटरनल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर ऑफ़ एटम्स किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा तुम मास लोगे गैस का उतना ज़्यादा एटम्स आएंगे। क्यों? जितना ज़्यादा मास लोगे गैस का उतना ज़्यादा उसके मोल्स आएंगे और उतने ज़्यादा उसके नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे, है ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है ना। इसलिए देखो इंटरनल एनर्जी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखवाए होंगे। तो लिखो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज associated with its atoms and molecules, है ना। लाइक वो किस टाइप की एनर्जी? PE, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली क्या आ जाएगा आपका? ड्यू टू ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशनल वो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, वाइब्रेशनल।
तो जितने भी टाइप्स की एनर्जी होंगी ये काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगी। और क्या कह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन सारे एनर्जी का जो सम है, सारे एनर्जी का सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। मतलब इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी इस सब टाइप की एनर्जी है सबको जोड़ कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और उसको ई और यू से दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो गई, एक इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। और दूसरी बात कि हम लोग कभी भी किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका इंटरनल एनर्जी क्या है नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमेशा हम लोग उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं कि पहले इंटरनल एनर्जी इतना था, बाद में इतना हुआ, तो चेंज कितना क्या हुआ। ठीक है, तो लिख लो, वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ internal energy of the system, E है ना। E मतलब इंटरनल एनर्जी, या U भी बोल सकते थे। we can only calculate the change in internal energy, और इसको डेल्टा E या फिर डेल्टा U से डिनोट करेंगे। क्लियर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, तुम लोग शायद फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, है ना। और बॉम्ब वो कैलोरीमीटर जो है, इससे हम लोग वो क्या करते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालते हैं ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। और बॉम्ब के वो कैलोरीमीटर में जो भी रिएक्शन होता है बता देंगे लास्ट में। बॉम्ब कैलोरीमीटर रिएक्शंस आर, वैसे तुम लोग पढ़ लियोगे फिजिक्स में, रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका रिएक्शन करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, है ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरी बात कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। क्लियर। अच्छा, स्टेट वो फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, ई एफ माइनस ई आई, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है। और अगर किसी रिएक्शन की बात करें, अगर किसी रिएक्शन में हमको इंटरनल एनर्जी निकालना है डेल्टा ई, तो ये होगा ई पी माइनस ई आर, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब फिर से बता रहे हैं, जहाँ जहाँ ई है ना वहाँ यू भी लिख दोगे ना तो सेम चीज़ है, ई और यू सेम इंटरनल एनर्जी को ही दिखाते हैं, आइदर ई से आइदर यू से। ठीक। उसके बाद इसी में थोड़ा और बात कर लें कि अगर सपोज डेल्टा ई मान लो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या, डेल्टा ई पॉजिटिव कब होगा, जब ई एफ, जब इंटरनल एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी, है ना। ई एफ इज ग्रेटर देन ई आई। और डेल्टा ई नेगेटिव कब होगा, जब ई एफ इज लेस देन ई आई। ये तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स से दिख ही रहा है। ठीक है, तो इतना इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने बात की। ठीक, वैसे भी तुम लोग ये सब फिजिक्स में भी पढ़ लो, लेकिन एक फिर से रिकॉल हो जा रहा है चीज़ें, तो अपना फिजिक्स भी रिवाइज करते हो, केमिस्ट्री भी। और फर्स्ट लॉ जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या फिजिक्स में डिफरेंस था, क्या केमिस्ट्री में डिफरेंस है ना। साइन कन्वेंशन क्यों उल्टा होता है वर्क डन के लिए, वो बता देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग अच्छे से शुरू करेंगे। और कल मैं बताऊंगा तुम लोग को रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और वर्क हीट क्या होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे देंगे, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स बताएंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग करोगे। ठीक है, आज जितना ही बताएं समझ में आया होगा, रिवाइज जरूर करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, है ना। ओके, चलो ये भी अपलोड कर देता हूँ, दोनों वीडियोज़ आज ही देख लेना है।